स्वागत है भैया सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। मैं हूं आशीष पाटीदार। आज हम लोग किसी भी स्टडी मटेरियल को लेके नहीं आए हैं। आज अपना टॉपिक है कि पीएटी का एग्ज़ाम कब होगा, पहले तो होगा कि नहीं होगा। कई सारे लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आते हैं, बोले सर इस बार पीएटी होगी कि नहीं, है ना। तो उस मुद्दे पे ही अपन चर्चा करने वाले हैं। अब पीएटी पे चर्चा करने के पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज डिसाइड हो गया है कि 12th जो है सीबीएसई वो किस तरह से बच्चों को प्रमोट करने वाला है ना। तो सबसे पहले तो 12th की जो मार्कशीट है वो 3 चीज़ों के आधार पे बनने वाली है। ये न्यूज़ समझ लो आप लोग। 10th के 30% मार्क्स, 11th के 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे 12th की मार्कशीट बनाने के लिए। और फिर खुद 12th जो इस साल आप लोग पढ़े हैं उसके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के और साथ में जो आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है, या उसको अलग अलग नाम से आप लोगों ने बोला होगा, तो प्रोजेक्ट वर्क और प्री बोर्ड एग्ज़ाम या जो भी आपकी 12th की एक्टिविटी हुई पूरे साल की, उसके 40% मार्क्स। लेकिन इस 40% में भी अगर पूछे जाए, देखा जाए तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके साथ आपका प्रोजेक्ट वर्क भी जोड़ा जा रहा है। मतलब ये डिपेंड करता है कुल मिला के आपके स्कूल में जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है और जो प्री बोर्ड में आपका एकेडमिक तैयार हुआ है उस पर। अच्छा, 11th के भी मार्क्स जो 30% जोड़े गए हैं, ये बोला जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपनी तरफ से ये पक्ष रखा है कि इस तरह से हम प्रमोट करना चाहते हैं। और डेफिनेटली मान के चलिए कि इसमें मुश्किल है कोई संशोधन होगा, लगभग इसी आधार पर तय होना है। तो 11th के 30% जो है इसमें भी मेजर सब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं कि इसमें कोई 4 सब्जेक्ट जिनमें बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनका 30%, ना कि सारे सब्जेक्ट देखे जाएंगे। जिनमें कम नंबर आए हैं, इंग्लिश कमज़ोर है, बिल्कुल कम नंबर आए थे, उसको नहीं लिया जाएगा, है ना। तो कुल मिला के ये तो बात हुई 12th में किस तरह से प्रमोट हो रहे हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि सभी लोगों का ठीक ठाक एकेडमिक होगा, एवरेज भी होगा तो भी उनके अच्छे परसेंट बनने वाले हैं। ठीक है, अब अगली बात है कि भैया 12th का प्रमोशन तो इस तरह से हो गया, ये तो हुआ फॉर्मूला, लेकिन मार्कशीट 12th की कब तैयार होगी? क्योंकि 12th एग्जाम रिजल्ट जो है वो सीधे अफेक्ट करेगा आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। तो 12th की जो मार्कशीट है, सुनने में आ रहा है भैया कि जुलाई एंड तक जो है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये भैया आप लोगों का जो है मार्कशीट रहा तो जुलाई एंड तक। और इसी पे डिपेंड करेगी 3-4 बातों पे पीएटी का एग्जाम। और भी बातें हैं। पहला पॉइंट तो हुआ 12th एग्जाम और उसका रिजल्ट, जो अपने को पता लग गया जुलाई एंड आ जाएगा। दूसरी बात, पीईबी के कंट्रोलर जो हैं वर्तमान में के सिंह साहब, इनका रिटायरमेंट, इनकी विदाई हो रही है 31 जुलाई को। पीईबी वो संस्थान है जो हमारी एग्जाम लेगा, स्टेट वाली प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की। अब ये व्यक्ति यदि कंट्रोलर, कमांडर, प्रमुख व्यक्ति जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, अगर वो रिटायर हो गए, है ना, अध्यक्ष पद पे हैं के सिंह जी, अगर ये रिटायर हो गए तो मैनेजमेंट प्रमुख कौन रहेंगे, किनके नेतृत्व में काम होगा? तो या तो 31 जुलाई के पहले हो, और 31 जुलाई के पहले होने के लिए मान के चलिए कि जून एंड में ही आदेश आना जरूरी है। और अभी जो है जून की 17 तारीख हो चुकी है, तो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है कि जून में आपकी एग्ज़ाम होगी। इसका एक कारण भी है, पिछले 6 महीने में पीईबी ने एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाई है, ना आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स का कोई कैलेंडर जारी किया है, ना कोई अदर एक्टिविटीज़ हो रही है। इवन 2019 से ही ग्रेड 3 वर्ग 3, है ना, की परीक्षा का फॉर्म भरवा चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम तक नहीं ली है। अब 2019, 20 और 21 चल रहा है, ठीक है। तो 2 साल बाद भी अगर एग्ज़ाम तक नहीं ली जा सकी है और इन 6 महीनों में कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपकी एग्ज़ाम अभी जुलाई में ले पाएंगे। दूसरा कारण हो गया ये। तीसरा कारण है कॉलेज ओपन हो। अभी भी नई गाइडलाइन में भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ओपन करने की परमिशन नहीं है। इवन डाउट सॉल्व करवाने के लिए, जैसा पिछली बार सुना था अपन ने कि कुछ प्रतिशत छात्र छात्राएं अपने पेरेंट्स की परमिशन से आ सकते, वो भी नहीं है अभी तो इसको देखते हुए अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पूरी तरह से 100% संख्या के साथ कॉलेज कोचिंग्स ओपन हो सकते हैं शायद जुलाई एंड तक, है ना।
तो अगर इतना टाइम लगने वाला है, जुलाई एंड लगभग आने वाली इन 3 प्रमुख कारणों से, तो ये मान के चलिए कि अगस्त फर्स्ट वीक खूब भी यदि एक्टिव रह के पीईबी आपकी एग्ज़ाम लेना चाहे तो भी अगस्त फर्स्ट वीक तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इससे पहले मुझे नहीं लगता, अब हो जाए वो एक चमत्कार है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा गणित कहता है कि जुलाई में एग्ज़ाम होने के चांस बहुत ही कम है या नहीं है। अगस्त फर्स्ट वीक में या अगस्त में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन इस तरह करिए कि अभी जून के आपके पास में जो है 15 दिन के लगभग टाइम बचा है, जुलाई पूरा आपके पास है, 1.5 महीना 45 डेज समथिंग आपके पास में है, मच सफिशिएंट टाइम है। टारगेट सेट करो, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन सीरीज निकालो, जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट पेपर लगाओ, खुद से बैठो, खुद टाइम जो है स्टॉप वॉच लगा के बैठो और टाइम के अकॉर्डिंग अपन पेपर सॉल्व या अपना क्वेश्चन कलेक्शन सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे सिलेबस ऑटोमेटिक तुम्हारा रिवाइज होगा और कहाँ कंफ्यूज होने वाले हो ये भी चीज़ें क्लियर होंगी। प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ भैया सारे सब्जेक्ट के, उसमें भी ज़्यादा फोकस करो स्कोरिंग सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये साल कैसा बीता है तुम सब जानते हो। ऑफलाइन क्लास में कितना बैठने को मिला है तुम सबको मालूम है, कितना सिलेबस क्लास में जो है अटेंड होकर के फिजिकली टीचर से कितना तुमने पढ़ा है ये भी तुम जानते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में बहुत अच्छी स्थिति किसी की नहीं है, लेकिन जब सभी की स्थिति खराब है तो इनमें जिसकी कम खराब होगी उसके सिलेक्शन के ज़्यादा चांस होंगे। जैसे लास्ट ईयर 106.6 मार्क्स पर भी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, है ना। तो आप लोग मान के चलिए, सेट करके चलिए अपना टारगेट कि भैया अपने को एनी हाउ कंडीशन 115 से प्लस लेके आने हैं तो अपना सिलेक्शन पक्का है। 115 प्लस का टारगेट बनाइए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपका एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन ये दोनों बड़े ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्रॉप प्रोडक्शन में आप लोग मान के चलिए कि 40 मार्क्स एनी हाउ कंडीशन आपको लाना पड़ेगा, 50 में से 40, 10 प्रश्न की आपको छूट दे रहा हूँ, है ना। मतलब 20% मार्क्स आप छोड़ दो, सीधे सीधे नहीं भी आए उनमें तुक्का लगा लेना तो भी चल जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में 40 प्लस की उम्मीद करता हूँ, आना चाहिए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, चीज़ें जल्दी याद होती है, थोड़ा डेटा है रटने का बस। तो इन दोनों को मिला के भी यदि मैं कहूँ तो आपके 80 मार्क्स तो आना ही आना चाहिए, और अगर इतने आ गए तो समझना सिलेक्शन पक्का है। अगला बच गया स्कोरिंग सब्जेक्ट है बायो। बायो 25 नंबर का आता है और इस 25 नंबर के बायो में से आपको किसी भी स्थिति में 16 से 18 नंबर चाहिए। रटने वाला सब्जेक्ट है, कोई बहुत लेंदी नहीं है, कोई डीप में नहीं पढ़ना है। तो 16 से 18 नंबर भी आप 16 नंबर भी आप यदि लेके आते हैं तो भी आपके होते हैं 96। 18 नहीं लाओ 16 भी ले आओ तो भी 96 बच गया। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसमें से जो केमिस्ट्री है इन दोनों के कंपैरिजन थोड़ा सा आपको इजी लगता है। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग मान के चलते हैं कि गिरी से गिरी हालत में भी यदि आप लोग 12 और फिजिक्स मैथ्स में भी अगर 12-12 भी नंबर आप ले आए, एक मोटा मोटा तीनों का अपन ने 36 जोड़ लिया, हो सकता है किसी में ज़्यादा लाओ किसी में कम लाओ, ये एग्जैक्ट मार्क्स है जो आपको आएंगे। 50% तो आपको आना चाहिए कम से कम, क्योंकि मैथ्स में भी 10 से 12 क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट से आते हैं, फिजिक्स में भी 12-13 क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट से आते हैं। तो आप इजी पार्ट पहले रटो, डीप में बिल्कुल मत जाओ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपका एकेडमिक बहुत ही सुपर डुपर नहीं है, आपको डर है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं कह रहा हूं पहले इजी चीजें, सरल चीजें जो हैं उनकी तरफ जाओ। टफ पार्ट को हाथ भी मत लगाओ। स्टैटिक्स में क्वेश्चन गलत होते हैं, मत छुओ ही मत उनको बिल्कुल। आप केवल उसका थ्योरेटिकल पार्ट रट लो। ट्रिग्नोमेट्री में लगता है कि आपको डीप में जो क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं, आप बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन जो है उन्हें कर लो। फॉर्मूला बेस्ड जो सिंपल क्वेश्चन है शुरुआती, उन्हीं को कर लो बस। एपीजीपी लगा लो, लॉगरिथम लगा लो, हो जाएगा काम।
फिजिक्स में लगता है कि डीप में जो डेरिवेशन है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है वो नहीं बनते, छोड़ो मत करो उनको। थ्योरेटिकल पार्ट और इजीली होने वाले जो क्वेश्चन हैं केवल उन्हीं को कर लो। सेम कंडीशन केमिस्ट्री में भी। तो भी यदि आप 36 लेके आते हैं, अब आप जोड़िए इनको कितने हो गए, तो भी आपके 132 होते हैं। अब 132 पे तो ये मान के चलिए कि आपको इंदौर जबलपुर की पॉसिबिलिटी बनने लगेगी। तो ऐसा टारगेट आप सेट करिए भैया कि कम से कम इतने इतने नंबर तो लाएं। तुक्के के भरोसे एग्जाम देने नहीं जाना है। ये एग्जैक्ट आना चाहिए, इसके बाद तुक्का भी बैठ जाए तो और अच्छी बात है, पर हम तो लड़ने ही तुक्के में जा रहे हैं, तो फिर ऐसे नहीं चल पाएगा। तो ऐसा टारगेट बनाइए। तो ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्रॉप, एनिमल और बायो, मैं फिर कह रहा हूँ इन पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके क्वेश्चन लगाओ। और वो जो घिसे घिसाए पिटे पिटाए क्वेश्चन हैं कि चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नया पढ़ो भैया, तो हो पाएगा। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो पिछले साल के, उससे पिछले साल के। पिछले साल एनटीए ने जो एग्ज़ाम लिया है आईसीएआर का, खासकर आईसीएआर के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और आईसीएआर का एग्ज़ाम एबीसी से देने वाले हैं, तो बेटा एग्रीकल्चर बहुत लेवल का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ये बात भूल ही जाता है पेपर बनाते टाइम कि हम प्री यूजी एग्ज़ाम ले रहे हैं। 12th में इस बच्चे ने किस स्टैंडर्ड का पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाए। एनटीए तो पेपर बनाने बैठता है जैसे कोई नीट लेवल के बच्चों के लिए पेपर बना रहा हो, और हमारा एग्रीकल्चर जो है उसमें भी नीट के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, प्लांट साइंस के, फिजियोलॉजी के। तो भैया छू भी नहीं पाते स्टूडेंट, छोड़ो मास्टर भी गलत कर रहे हैं। ये कड़वा सच है जो कोई मास्टर नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर वालों, ये तो हालांकि अपने अधिकार की लड़ाई का विषय है कि पहले से ही हम लोग देखते हैं कॉलेज में आपके जितने भी सीनियर लोग हैं आपके कांटेक्ट में, उनसे पूछना कि आपकी बैच में आईसीआर के थ्रू जो लोग आते हैं वो एग्रीकल्चर वाले होते हैं कि मैथ बायो बैकग्राउंड के होते हैं। नीट के एग्जाम में जो पास नहीं हो पाते वो लोग एग्रीकल्चर आईसीआर से घुस जाते हैं अंदर। तो आप लोगों के जो सीनियर्स हैं जो कांटेक्ट में हैं वो कहेंगे कि हाँ भैया 10 में से 8 लोग ऐसे ही मिलेंगे। और अब जब एनटीए एग्जाम ले रहा है और इस लेवल का पेपर बना रहा है, तो मान के चलिए कि एग्रीकल्चर वाले इम्पॉसिबल है कि एग्जाम नहीं। मैं मोरल डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच बात है वो रखनी पड़ेगी सामने। आप लोग क्या है सपने लेके जाते हो कि आउट ऑफ एमपी जाएंगे और बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा, लेकिन आप लेवल तो देखो एग्जाम का। एग्रीकल्चर के दम पे तैयारी करता है एग्रीकल्चर का बच्चा, और वही आउट ऑफ सिलेबस आता है बिल्कुल। बायो और केमिस्ट्री से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करता है वो। ऐसे में भैया अगर एग्रीकल्चर भी इतना टफ आएगा कि जो केवल बायो का बच्चा ही, बायोलॉजी सेक्शन का ही एग्रीकल्चर रख दिया मोस्टली, कैसे कर पाओगे? तो ज़्यादा फोकस करो स्टेट के एग्ज़ाम पे। जो एबीसी से आईसीआर वाले बच्चे उनको भी कह रहा हूँ मैं, एबीसी ग्रुप से स्टेट जो पीएटी का एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसलिए पढ़ो, लेवल का पढ़ो थोड़ा सा, और अपना जो मेन सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पर फोकस रखो ज़्यादा, तो फायदे में रहोगे, है ना। तो आज भैया इतना ही। एग्ज़ाम के बारे में एक बात क्लियर है होगी, जो लोग कह रहे हैं कि जनरल प्रमोट कर देंगे क्या पीएटी में भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, एक प्रोफेशनल व्यावसायिक जो कोर्स है उसमें जा रहे हो, तो आपको ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। एग्ज़ाम तो होगी आपकी, हाँ थोड़ी सी लेट लतीफ़ हो सकती है ना। तो तैयारी रखो भैया, स्कोरिंग सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बढ़ाओ, क्वेश्चन कलेक्शंस जो हैं उन पे अपनी कमांड रखो, ठीक है। बाकी चर्चा लेक्चर के टाइम में होगी, अभी इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में।